नमस्कार, आज है 30 सितंबर, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। महंगाई का एक और झटका, नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। $6.1 यूनिट से बढ़कर हुई $8.57 प्रति यूनिट। कल से अगले 6 महीने के लिए लागू कीमतें। The MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points. आपके घर और कार की EMI और होगी महंगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। 5 महीने में 1.90% की बढ़ोतरी। इंडिया 360 में बताएंगे ब्याज दरें बढ़ाने से आपकी जेब पर होगा कैसा असर, और करेंगे विश्लेषण। ब्याज दरें बढ़ाने में इंपोर्टेड महंगाई कितनी जिम्मेदार है। एक साथ जी बिजनेस की 5 खबरों पर लगी मुहर। सेबी ने नए आईपीओ में मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बताना किया जरूरी। पुराने भाव पर सौदों का ब्यौरा भी देना होगा। मॉनिटरी पॉलिसी से खुश हुआ बाजार। निफ्टी 300 अंक उछलकर 17,100 के करीब पहुंचा। बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीद से बैंक निफ्टी 1000 अंक उछला। और खत्म हुआ 5G नेटवर्क का इंतजार। कल देश को मिलेगी 5G सर्विस। पीएम मोदी करेंगे 5G का उद्घाटन। तो ये थी सुर्खियां। अब दिन भर क्या हुआ, न्यूज अपडेट देते हैं सिलसिलेवार तरीके से, सुबह से शाम की पूरी कहानी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कई दिनों से उथल पुथल आज भी जारी रही। आज कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। गुरुवार देर रात तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मीटिंग हुई और आज उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आज 3 नामांकन हुए। पहला नामांकन शशि थरूर, दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस लीडर KN त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम, इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का हल्ला जारी था, तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर एक नए विवाद में फंस गए। पार्टी के अध्यक्ष पद के नामांकन के साथ ही विवाद में वो फंस गए, लेकिन चुनाव के लिए जारी मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर का उन्होंने गलत नक्शा दिखा दिया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गलत नक्शे वाली भारत की तस्वीर वायरल होने के बाद शशि थरूर को माफी मांगनी पड़ी। साथ ही गलती पाए जाने पर जारी मैनिफेस्टो में थरूर कार्यालय की तरफ से जम्मू कश्मीर के नक्शे को सही किया गया। बताएं कि 3 साल पहले भी थरूर इस मामले में लोगों के निशाने पर आए थे। उस वक्त भी लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन में बिजी थे 2 लोग, तो वहाँ गुजरात में आज पीएम मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 3री वंदे भारत ट्रेन है। पीएम मोदी ने गांधीनगर से कालूपुर तक ट्रेन में सफर भी किया। ट्रेन में उनके साथ रेलवे कर्मचारी, महिला उद्यमी और कई युवा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने लोगों से बात करते हुए भी वो देखे गए। ये ट्रेन यात्रियों को विमान में यात्रा करने जैसा अनुभव मुहैया कराएगी और इसमें सुरक्षा के आधुनिक उपाय भी किए गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई और सफर किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों से बातचीत भी की। इस बीच 2014 से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में विफल रही, वो स्पष्ट रूप से एक याचिका दायर करके मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम में खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर आई। दोपहर तक
जनरल अनिल चौहान ने आज अपना पद संभाल लिया बतौर देश के दूसरे सीडीएस। जनरल अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे और उनका पद सेना के तीनों अंगों यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुखों से ऊपर होगा सीडीएस का पद। पदभार संभालने से पहले जनरल अनिल चौहान सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके पिता भी मौजूद थे। साथ ही नए सीडीएस साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और सेना प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे भी मौजूद थे। सीडीएस चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी आज मुलाकात की। देशद्रोह के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट से इमाम को जमानत मिली है। सीए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जिल को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषणों के चलते 2019 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हिंसा हुई। शर्जिल इमाम को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। तो दिन भर की कहानी आपने सुनी। अब आज की बड़ी खबर जो शाम होते होते आई और महंगाई के मोर्चे पर एक झटका दे गई है आम लोगों को। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। नेचुरल गैस की कीमत $6.1 यूनिट से बढ़कर $8.57 प्रति यूनिट हो गई है। 0.40% की यह बढ़ोतरी हुई है, लगभग आधा % मान लीजिए। कल से अगले 6 महीने तक के लिए ये कीमतें लागू होंगी। अब नेचुरल गैस में बढ़ोतरी का मतलब क्या है, इसका आप पर कैसे असर होगा, कौन कौन से सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, बताइए कि क्या असर होगा, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? देखिए दीपक, आम आदमी के लिए सीधा मतलब ये है कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने के बाद सीएनजी और एलएनजी इसके दाम बढ़ सकते हैं और ये बढ़ना करीब करीब तय है। और इस बात की संभावना थी क्योंकि हर 6 महीने पर सरकार नेचुरल गैस का प्राइस रिवाइज करती है और इस बात की पूरी संभावना थी कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं, बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं, ऐसे में यहाँ पर भी कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और फाइनली ये हो गया है और ये कल से लागू होगा अगले 6 महीने तक के लिए। अब आप इसका इम्पैक्ट समझिए। हालांकि बहुत गैस के दाम हाल के दिनों में बढ़े भी हैं और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले वक्त में सीएनजी के दाम और बढ़ेंगे और कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 10 से 12 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम अगले कुछ महीनों में बढ़ सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है दीपक की जो कई सारी कार कंपनियां हैं जो सीएनजी कार बनाती हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन का एस्टिमेट कम कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से उनकी बिक्री पर 10 से 12% का इम्पैक्ट पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने सीएनजी कार की मैन्युफैक्चरिंग में कमी कर दी है। आम आदमी जाहिर तौर पर लगातार गैस के दाम बढ़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और यहाँ पर और इजाफा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हालात इस वक्त ये हैं क्योंकि आप देखिए कि रूस ने अलग अलग बहाना बनाकर यूरोप को गैस की सप्लाई रोकी थी। लिहाजा यूरोप में गैस की बड़ी किल्लत हुई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर दाम पहुंचे। यूरोप ने वैकल्पिक इंतजाम तो कर लिया है लेकिन उसका खामियाजा इंडिया को इससे भुगतना पड़ा क्योंकि हम जहां से इंपोर्ट करते थे वहां पर यूरोप के भी कई देश पहुंच गए। लिहाजा हमें भी महंगा गैस खरीदना पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने कई और देशों के साथ वैकल्पिक इंतजाम किया है, बातचीत चल रही है इंपोर्ट करने की ताकि सस्ते भाव पर यहाँ पर इंपोर्ट हो पाए। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ग्लोबल सिनारियो ही बहुत टाइट है, इस वक्त डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बहुत कमजोर हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, बड़े पैमाने पर हम गैस का इंपोर्ट करते हैं, लिहाजा उसका इम्पैक्ट आना था और वो आ चुका है। बट मृत्युंजय, कुछ दिनों पहले ये भी खबर चल रही थी कि क्योंकि प्रेशर ना आए इन्फ्लेशन फ्रंट पे तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस में हाइक हो। तो अब क्या सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ाए जाएं? देखिए, इस बात पे बहुत मंथन हुई, जो बात आप कह रहे हैं इसको लेकर बहुत मंथन हुई, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बैठक हुई, मीटिंग हुई और ये बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह से इसको डेफर किया जाए। और इसीलिए बीच में ये खबर आई भी थी कि हो सकता है कि सरकार इस बार इसे रिवाइज ना करे, इसे चाहे तो स्टेबल रखे या अगले कुछ दिनों के लिए टाल दे। लेकिन फाइनली हुआ ये कि चूंकि ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त बहुत टाइट है, ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस को लेकर बहुत उठापटक का माहौल है। भारत सरकार अभी भी कुछ और खबरें आई थी कि यूएस से बाकी कुछ और देशों से ये बातचीत चल रही है कि वहां से कैसे इंपोर्ट किया जाए ताकि अफोर्डेबल प्राइस पे हम यहाँ पर गैस की सप्लाई कर पाए। लेकिन चूंकि ये जो प्राइस बढ़ता है दीपक, इसका कैलकुलेशन ये होता है कि आप एक एवरेज प्राइस लेते हैं और हर 6 महीने पर प्राइस रिवाइज होता है।
तो चूंकि पिछले 6 महीने में गैस के दाम बहुत बढ़े हैं, तो कोई चारा आपके पास बचता नहीं है, क्योंकि आपको एक एवरेज प्राइस लेना होता है। हम ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड हैं और जो बड़े बेंचमार्क कंट्रीज हैं गैस प्राइस को लेकर, वहां के प्राइस के आधार पर एक एवरेज प्राइस लिया जाता है, और जब आप एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आप बहुत चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते, और लिहाजा ये सरकार की एक मजबूरी बन गई कि इसको बढ़ाया जाए। हाँ, अब सवाल ये है कि सरकार जल्द से जल्द कैसे नेचुरल गैस की सप्लाई को इंश्योर करे, इंपोर्ट करके अलग अलग देशों से, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि यहाँ से और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कीमतों में ना हो। बिल्कुल, अब कम से कम 6 महीने के लिए तो थोड़ा सा दर्द जो है वो जनता को सहना पड़ेगा। हालांकि सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से जो इन्फ्लेशन पर प्रेशर आएगा, स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के उपाय भी किए जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि वो उपाय क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया। मजबूत डॉलर और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई की वजह से आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने को मजबूर हुआ। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला इंपोर्टेड महंगाई की वजह से तो नहीं है, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आरबीआई के फैसले का आम आदमी पर असर क्या हुआ, जरा ये भी देख लेते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी से महंगाई तो कुछ हद तक काबू में आएगी आने वाले समय में, तभी ये उपाय किया गया है। लेकिन सभी तरह के कर्ज भी बड़े महंगे हो जाएंगे, खास तौर से होम लोन की मार जोर की पड़ेगी। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे रेपो रेट में बढ़ोतरी आपकी जेब पर असर डालने वाली है। बढ़ती महंगाई से न केवल आम जनता परेशान है, बल्कि सरकार और आरबीआई भी हैरान परेशान है। इसे थामने के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। त्योहारी सीजन सिर पर है, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से रेपो रेट को 0.5% बढ़ाकर 5.9 कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी महंगाई को पस्त करना है। इस साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की। कुल मिलाकर कोरोना के बाद अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। रेपो दर बढ़ने से महंगाई से निजात पाने का ये आरबीआई का कदम भले ही हो, लेकिन कर्ज महंगा होने से आम आदमी की जेब का बजट बिगड़ना भी तय है। होम लोन लगातार महंगा हो रहा है। मई से अब तक करीब 1 से 1.5% तक होम लोन महंगा हो चुका है। इसमें अब 0.5% और बढ़ोतरी होनी तय है। वहीं त्योहारी सीजन जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उनका भी महंगे ऑटो लोन के चलते बजट बिगड़ सकता है। पर्सनल, एजुकेशन और बिजनेस लोन भी महंगे होने से लोगों की जेब का भार बढ़ेगा। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाले निवेश पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल रेपो रेट को बढ़ाने के पीछे महंगाई के साथ कुछ और भी वजह रही। मौसम की मार के अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने भी महंगाई को बढ़ाने का काम किया। महंगाई की मार से बचने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। अमेरिकी फेड रिजर्व के रेट बढ़ाने से भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और डॉलर मजबूत होता चला गया। इन हालातों से निपटने के लिए आरबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगस्त में खुदरा महंगाई का बढ़ना भी रेपो रेट को बढ़ाने की बड़ी वजह बना। इस साल जनवरी से अब तक रोजमर्रा के घरेलू सामानों में 10 से 22% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। खाने के तेल की कीमतों में 35% की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमतें हाल ही के दिनों में भले ही कुछ कम हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 5 से 22% की तेजी बनी हुई है। खाने के मसालों में 3 से 17% के साथ साथ चावल और आटे की कीमतें भी 10 से 20% तक बढ़ गई। इस दौरान सोप एंड डिटर्जेंट भी 1 से 3% की तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे में आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा था भी नहीं। रेपो रेट बढ़ने से महंगे होने वाले कर्ज और बाजार में लिक्विडिटी पर पड़ने वाले असर पर आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में नकदी की कोई कमी नहीं है, निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है और ग्रामीण मांग में सुधार जारी है। वहीं आरबीआई ने कारोबारी साल 2023 के रियल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। साथ ही सीपीआई के अनुमान को 6.7% पर कायम रखा है। ऐसे में आरबीआई और सरकार की कोशिशों का महंगाई को रोकने में कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आरबीआई के फैसले का कंज्यूमर पर क्या असर होगा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए सिर्फ घरेलू वजहें ही जिम्मेदार हैं या फिर इंपोर्टेड महंगाई से भी ये महंगाई हमारे यहाँ जो है वो बढ़ रही है। आरबीआई ने अपनी कमेंट्री में साफ कहा कि भारत के हालात जीडीपी के मोर्चे पर आज भी बेहतर हैं। बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है, निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रामीण मांग रूरल जो डिमांड है जिसके बारे में चिंताएं जाहिर की जा रही थी, आरबीआई का कहना है कि उसमें सुधार लगातार जारी है, जो कि एक सुखद तस्वीर पेश करता है। लेकिन महंगाई ने आरबीआई की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता यूं ही नहीं है। भारत में जो भी महंगाई नजर आ रही है वो कुछ हद तक इंपोर्टेड महंगाई नजर आती है और इस पर बहस काफी चल रही है। हमने जी बिजनेस में इसका विश्लेषण भी करके अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे इंपोर्टेड महंगाई की मार यहां कंज्यूमर पर पड़ रही है और एक तरह से सरकार और आरबीआई भी उसके आगे लाचार नजर आते हैं। देखिए, जिसे हम इंपोर्टेड महंगाई कह रहे हैं वो आप दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की चाल से समझ जाएंगे। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। दुनिया में केंद्रीय बैंकों ने 2022 में अब तक करीब 1570 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी शुरुआत यूएस फेड रिजर्व ने की और दुनिया भर के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाने को मजबूर हो गया। अब भले ही दुनिया के कई केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ना बढ़ाना चाहें, लेकिन डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए उन्हें भी दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। भारत के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। यूएस फेड के ब्याज दरें बढ़ाने से डॉलर मजबूत हो रहा है और ऐसे में आरबीआई को भी रुपए को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं और हमारी जो घरेलू महंगाई है उस पर भी काबू करने के लिए ये हमें करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, भारत में बढ़ती महंगाई के लिए वैश्विक हालात किस हद तक जिम्मेदार हैं इसकी बानगी और देखिए वैश्विक महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना तो बाद में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन का संकट पैदा हो गया और इसकी वजह से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगी। एनर्जी, मेटल, कोल के दाम भी आसमान पर पहुंचे हुए हैं। रुपए में जारी गिरावट की वजह से इंपोर्ट महंगा हो गया और इंपोर्ट महंगा होने की वजह से कंपनियों का इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगा और इस तरह आप तक पहुंचने वाला कई सामान महंगा हो गया, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। वैश्विक महंगाई के हालात और भी बिगड़ने जा रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण है यूरोजोन। यूरोजोन में महंगाई, आज ही डेटा आया है, 10% की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यूरोजोन में 19 देश शामिल हैं। यूरोजोन मतलब वो देश जहां पर यूरो करेंसी के रूप में स्वीकार्य है। जब तक वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित रहेगी तब तक महंगाई का खतरा कम होने की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दिसंबर तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रह सकते हैं, यानी कि आगे भी महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई की थोड़ी टेंशन बनी रहेगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेपो रेट में जो परिवर्तन आज आरबीआई ने किया है वो अभी रुकेगा नहीं, आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है आरबीआई की ओर से भी। अब जब तक वैश्विक स्तर पर हालात नहीं सुधरते हैं तब तक आरबीआई के हाथ भी काफी हद तक बंधे हुए हैं। तो ये है इस वक्त वैश्विक महंगाई का जो इंपैक्ट हमारे घरेलू कारणों पर पड़ रहा है, इंपोर्टेड महंगाई जिसे बार बार कहा जा रहा है वो। लेकिन ये इंपोर्टेड महंगाई कब तक सुधरेगी ताकि हमारे यहां भी स्थिति सामान्य हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार मैम जुड़ चुकी हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महंगाई का इश्यू है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, तस्वीर बिल्कुल धुंधली है, सब कुछ अनसर्टेन है या कहीं से कोई रोशनी है कि हाँ इतने समय बाद अंतर्राष्ट्रीय महंगाई कूल ऑफ होगी और हमें कुछ राहत मिलेगी? नहीं, अभी तो सिचुएशन जो है बहुत ही अनसर्टन है, बहुत ही धुंधलापन है। इसलिए देखिए, ग्रोथ को लेके रिजर्व बैंक ने अपना जो टारगेट है, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, उसको थोड़ा कम कर दिया है, 7.2 से 7.0 कर दिया है। लेकिन इन्फ्लेशन का जो उनका नंबर था उसको 6.7 पे बनाए रखा है। लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई की चिंताएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी राइट नाउ इन द वर्ल्ड 3 रिस्क हैं जो हर कंट्री में है। एक तो फूड इन्फ्लेशन, एक फ्यूल इन्फ्लेशन और एक राइजिंग टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, यानी राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो कुछ कंट्रीज में कुछ 1 या 2 रिस्क है, लेकिन देयर आर अबाउट 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर ये तीनों रिस्क बने हुए हैं।
यानी ग्लोबल अनसर्टनिटी इतनी है कि अभी हम कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और जैसे अभी आपने कहा यूरोजोन की तो इन्फ्लेशन 10% पार कर गई है, यूके में भी 15% होने के चांसेस है, यूएस में भी अब 9-10% इन्फ्लेशन है। कंपेयर टू दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो अभी 7% तक है, और अनुमान ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन धीरे धीरे अभी घटना शुरू हो गया, यानी कि हमारी जो स्थिति है इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट पीक्ड आउट। शायद एक और क्वार्टर ऐसा हो, उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे घटना शुरू होगी, लेकिन जो ग्लोबली है इन्फ्लेशन वो बनी रहेगी। जब ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी है और साथ में जब इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक यूएस ने जो इंक्रीज किया है, 3 बार इंक्रीज किया, हर बार 75 बेसिस पॉइंट से, तो इससे क्या हुआ कि यूएस डॉलर वो स्ट्रेंथन हो गई है, और यूएस जो इंडियन करेंसी है कंपैरेटिवली वीक हो गई है। तो एक तरफ से जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन से, यूक्रेन वॉर से जो सप्लाई सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, तो प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप। जब महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से करेंसी वीक हो रही है, तो इसी जैसे आपने कहा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और इससे सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम लोग फूड, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, तो इसलिए फूड इन्फ्लेशन से हमें उतना अभी डर नहीं है, क्योंकि अभी खरीफ सोइंग भी अच्छा है और हमारे रिजर्वॉयर्स में पानी है, तो रबी सोइंग के भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, एग्रीकल्चर सिचुएशन अच्छा है, इंडस्ट्री भी इंप्रूव हो रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है, बैंक क्रेडिट भी बढ़ रहा है, 16% हो गया है। तो यानी जो ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स है वो इंडिया में अच्छे हैं और स्टेबल है, लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ सकता है, तो उसको लेकर हमें सतर्क रहना होगा। मैम, ये सतर्कता आपको किस स्तर पर दिख रही है? कहा यह भी जा रहा था कि भारत सरकार नेचुरल गैस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसमें सतर्कता से आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब 6 महीने के लिए बढ़े हैं, तो कहा यह जा रहा था कि फिलहाल जो है शायद इसको अवॉइड किया जा सकता है या स्टेबल रखा जा सकता है। तो सतर्क रहना, क्या आपको दिख रहा है कि हम उतनी सतर्कता बरत रहे हैं जितनी हमें टैकल करने के लिए होनी चाहिए अपने घरेलू इन्फ्लेशन को? देखिए, फर्स्ट हमारा जो सबसे पहला रिस्क है वो है इन्फ्लेशन रिस्क, और इन्फ्लेशन रिस्क के साथ जो लिक्विडिटी है जो ऑलरेडी व्हिच वाज इंजेक्टेड, अभी उसको धीरे धीरे उसको आरबीआई विथड्रॉ कर रही है, इसलिए स्टांस उसका क्या है, विथड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर इस स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, तो वो तो इन्फ्लेशन को और भी फैन करेगा, इन्फ्लेशन को और भी बढ़ाएगा। और साथ में अभी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर सेकंड हाफ में तो इंक्रीज होती ही है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़े हैं, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स बढ़े हैं, तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा है, और ये स्पेंडिंग ये जब इकोनॉमी में आएगा उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जब अगर लिक्विडिटी ऐसी बनी रहे और सप्लाई सिचुएशन में कोई कंट्रोल ना हो, तो इन्फ्लेशन को कैसे हम रोक पाएंगे? इसलिए उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को अभी देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू पास ऑन दिस इंक्रीज टू द कंज्यूमर। हाँ, मैं मानती हूँ it is a burden on the consumer, लेकिन उससे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ना करती और इन्फ्लेशन को बढ़ने देती। बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा मैं वापस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे आऊंगा और उसके कुछ पैरामीटर्स पर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज यूरोजोन की हमने बात की, और यूरोजोन के ब्लॉक का सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, मैम यहाँ पे तो कोरियन वॉर जो 70 साल पहले के हुई थी उस जमाने की इन्फ्लेशन वहां पर आ गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, यूके में 15%, यूएस में हम देख रहे हैं 9-10%। ये क्या वहां पे सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ही है ये सब, या कुछ और कारण भी महंगाई को आग लगा रहे हैं? नहीं, मेनली ये रशिया यूएस वॉर, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए हैं और जो एनर्जी के ऊपर कंट्रोल्स लगाए हैं कि हम यहाँ से नहीं खरीद सकते, तो और यूके जो है, जो यूरोप था, जो यूरोजोन था, it was very dependent on Russian gas, fertilizer, food, क्योंकि यूक्रेन रशिया वो यूरोप का फूड बास्केट है, तो फूड प्राइसेस भी बढ़ गए हैं और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोल, सबके प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और जहाँ वहां से जो एक्सपोर्ट होता है, जो उनका ट्रेड है, वो भी बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, क्योंकि पोर्ट से सामान मूव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेन प्रॉब्लम इज यूक्रेन वॉर। इस वॉर को तो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य हो सके, उसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल, और हम अभी इस पर अभी आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पुतिन साहब ने जो है वो यूक्रेन के 18% इलाके को, खासतौर से लुहांस्क और दोनेत्स्क का जो इलाका है उसमें विलय की घोषणा कर दी है। तो क्या यहाँ पर रुकेंगे पुतिन,
उनका ईगो जो है, जो तथाकथित ईगो जो कहा जाता है पुतिन का, वो शांत होगा या नहीं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैम, कोई संकेत मिल रहे हैं मैम कि आने वाले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय माहौल थोड़ा बेहतर हो? कोई संकेत आप देख रही हैं, या अभी या आप हमको कितना और झेलना पड़ेगा एक आम आदमी को? देखिए, सिर्फ रशिया के लिए मत कहिए कि ये तो इवन वेस्ट का भी फॉल्ट है। तो उनकी भी ईगो बनी हुई है, और सारे वो लोग भी नहीं सोच रहे कि देखो हमने इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है हमारी इकोनॉमी पे, और ये तो सिर्फ ईगो पे बैठे हैं। तो इसीलिए उन लोगों का भी ये सब, जैसे इंडिया कह रही है कि वॉर मस्ट स्टॉप, तो अभी ईगो को अलग रख के उनको आमने सामने बैठ के बात करना चाहिए। और इस सैंक्शन से यूएस से, रशिया से ज्यादा इसका जो हर्ट हो रहे हैं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो वेस्ट पर ही है। तो यूरोप और अमेरिका ही इसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट में हो, चाहे फूड प्राइसेस में हो, चाहे फ्यूल प्राइसेस में हो। बट मैम, यूएस का समझ में आता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर भागेगा तो उनके यहाँ ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, और तो हो सकता है कि उनके उपाय उस एक मायने में उनके लिए काम कर रहे हों। लेकिन हमारे यहाँ आपको लगता है मैम कि जो रेट्स बढ़ाने का हमने चलन शुरू कर दिया है, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारे काम आएगा, या हमारे पास कोई चारा और है नहीं? पहले तो देखिए, ये जो रेट्स बढ़ाए हैं, ये हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन विल बी कमिंग डाउन। तो दिसंबर में शायद एक और 35 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इन्फ्लेशन रेपो रेट 6.25 हो जाए। लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन भी तो नीचे आने लगेगा, तो इसलिए आरबीआई को ज्यादा रेट्स की तरफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी जो स्थिति है, इट्स मच बेटर। और दूसरी तरह से हमारी स्थिति एक और एरिया में अच्छी है, क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं यूएस में, तो इमर्जिंग मार्केट से सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सब छोड़ के इट्स गोइंग बैक टू द यूएस सेफ हेवन में। लेकिन इंडिया में देखिए एफडीआई बढ़ा हुआ है, और एफपीआई जो 9 मंथ्स तक जो आउटफ्लो था, वो अभी रिवर्स होके अभी जुलाई सितंबर में अभी बहुत पैसा आने लगा है। इंडिया में क्यों इन्फ्लेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है। इसलिए जब तक हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखेंगे, हम ग्रोथ पर हम नजर रखेंगे, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एब्सोल्युटली मैम। और जब आखिरी बार आपसे मेरी बात हो रही थी, तो उसमें भी आपने भी कहा था कि एक तो इन्वेस्टमेंट, और इसको आज आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट हमारा ठीक ठाक है। और एक जो हम चिंता जाहिर कर रहे थे आपके साथ भी पिछली बार चर्चा में, वो थी हमारी रूरल डिमांड। तो रूरल डिमांड भी बढ़ रही है, जैसा आज आरबीआई गवर्नर ने कहा है। अब देखते हैं कि कोर इन्फ्लेशन लेकर, जिसको आप भी अक्सर चिंतित रहती हैं कोर इन्फ्लेशन को लेकर, उस मोर्चे पर अब क्या होगा आगे जरा देखना होगा। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वृंदा जागीरदार मैम। आगे बढ़ते हैं। आज बाजार मॉनेटरी पॉलिसी से खुश होकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, और आज बाजार में चौतरफा हरियाली रही। सेंसेक्स 1016 अंक उछलकर 57,426 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 276 अंक उछलकर 17,094 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई और लगा कि आज भी गोता खाएगा, लेकिन शुरुआती कारोबार के बाद बाजार लगातार बढ़ता चला गया और 7 दिन की गिरावट का आज हो गया अंत। बाजार में आज की तेजी इसलिए भी खास है क्योंकि ये अक्टूबर सीरीज का पहला कारोबारी दिन था, यानी कि आज की तेजी शॉर्ट कवरेज से कम और नई खरीद से ज्यादा रही। आज मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए। और आज ही का क्यों, पूरे हफ्ते का जरा हाल ले लेते हैं कि मार्केट में ये पूरा हफ्ता कैसा रहा, और ये बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू कुशल। जी, तो मंथली एक्सपायरी और आरबीआई पॉलिसी के बीच बाजारों में भारी उतार चढ़ाव हमें इस पूरे हफ्ते देखने को मिला, जहां पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजारों में निफ्टी में इन पर्टिकुलर ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट थी। साथ ही बैंक निफ्टी इसमें लगभग 2.5% तक का फॉल भी हमें देखने को मिला। यही नहीं, छोटे मझोले शेयरों पर भी इस हफ्ते दबाव रहा, बट लार्जली जो आखिरी दिन था इस कारोबारी हफ्ते का वो काफी शानदार रहा आरबीआई पॉलिसी के बाद। इनफैक्ट निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में फार्मा
स्पेस ने बाजी मारी, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लगभग 5% तक की तेजी दिखाते हुए नजर आए। पावर ग्रिड में भी ऑलमोस्ट 4.5% से ज्यादा के गेन्स रहे। पर दूसरी तरफ गिरावट कहां थी? सबसे ज्यादा ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प में आपको दबाव देखने को मिला, जो इस हफ्ते पूरा 8% तक गिरते हुए नजर आए। यही नहीं, मारुति सुजुकी पर भी इस बार दबाव रहा, साथ ही मेटल स्पेस पर भी आज कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको गिरावट का रुझान ही देखने को मिला। टॉप गेनर्स में किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करीबन 11% की तेजी बनाई। इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने भी ऑलमोस्ट इक्वली बेहतर साइड पर प्रदर्शन दिखाया। गिरावट वारक इंजीनियरिंग करीबन 13% तक की फॉल थी। बालाजी एमिन्स पर भी आपको दबाव देखने को मिला। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो फार्मा स्पेस ने काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया। करीबन 3% तक की तेजी यहां पर भी आती हुई नजर आ रही थी, जिसमें जाइडस लाइफ साइंस ने 8.5% तक के गेन्स दिए। निफ्टी आईटी भी पीछे नहीं थे, अच्छे निचले स्तरों से इन्होंने रिबाउंड दिखाया और लगभग 1.5% की पूरे इंडेक्स लेवल पर तेजी रही, जिसमें एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% के गेन्स पर रहे थे। मेटल स्पेस पर दबाव था, इंडेक्स लेवल पर 4.5% तक का फॉल आया। यही नहीं, गिरावट का रुझान एनर्जी स्पेस पर भी था, जिसमें टाटा पावर 3.5% तक लूज आउट करते हुए दिखे। ऑटो स्पेस और साथ ही रियल्टी स्पेस पर भी इस पूरे हफ्ते आपको दबाव देखने को मिला। तो लार्जली जो पिक्चर रही थी वो ऑलमोस्ट मिक्स थी। कुछ सेक्टर या स्पेसेस गेनिंग ग्राउंड्स कर रहे थे, पर दूसरी तरफ गिरावट भी आपको काफी सारे, जिसमें बहुत अच्छी तेजी बनी थी, वहां पर मुनाफा वसूली का रुझान रहा। जरा फटाफट से यूएस मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। यूएस मार्केट का हाल जरा फटाफट से आपको दिखाते हैं। तो देखिए मिले जुले संकेत, डाउ जोन्स में आप देखिए फ्लैट नज़र आ रहा है और इसी तरह से नैस्डैक भी हल्की फुल्की हरे निशान के साथ 10,820 के स्तर पर काम कर रहा है और S&P का भी यही हाल 3,653 के स्तर पर। तो फ्लैटिश फिलहाल अमेरिकी बाजार नजर आ रहे हैं। और आज का दिन जी बिजनेस के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों के लिए बड़ा दिन रहा। जी बिजनेस की एक साथ 5 खबरों पर मुहर लगी है। आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सेबी के अहम फैसलों में नए आईपीओ में मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बताना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही पुराने भाव पर सौदों का ब्यौरा भी देना होगा। ये कौन कौन से फैसले लिए हैं और कौन कौन सी वो खबरें हैं, 5 बड़ी बातें जिस पर जो जी बिजनेस ने उठाई थी और उन पर आज लगी है मुहर। पूरी डिटेल देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बताइए, आज वो 5 बातें जिन पर मुहर लगी है जी बिजनेस की, वो खबरें। करीब 15 एजेंडे थे कुल सेबी की बोर्ड मीटिंग के। उसमें से जितने अहम एजेंडे थे, सब जो मुद्दे थे उनकी जानकारी सबसे पहले जी बिजनेस ने लोगों को दे दी थी कि ये चीज़ें जो है चर्चा में हैं और इन पर बोर्ड जो है अंतिम फैसला ले सकता है। अगर देखें तो जो नई कंपनियां जो नए आईपीओ लाएंगी उनके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कंडीशन बतानी होगी कि आखिर क्या क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनके किस आधार पर वो वैल्यूएशन करती रही हैं और क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही जो पिछले जिन भावों पर सौदे हुए थे उसके बाद से ऐसा क्या बदला कि कंपनियों ने जो इशू प्राइस है उसको बढ़ाने के बारे में सोचा। तो ये सारा ब्यौरा जो है देना होगा। एक तो ये खबर। दूसरी बात यह है कि कंपनियां, अगर ऐसी कंपनियां जहां पे कोई सीक्रेसी उनके बिजनेस मॉडल में कोई ऐसी चीज़ है जो अगर वो पब्लिक कर देंगी तो उनको नुकसान होगा, तो ऐसी कंपनियों के लिए प्री फाइलिंग DRHP का नियम जो है वो लाया जा रहा है, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिक करने से पहले वो एक बार सेबी को प्री DRHP फाइल करें और उसके बाद जो सेबी के ऑब्जर्वेशंस आ जाएं और जब उनको इशू वाकई में मार्केट में उतारना हो उस वक्त उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करें, ताकि उस वक्त सेबी के ऑब्जर्वेशंस भी होंगे और कंपनी की अपनी जो सीक्रेसी है उसको भी वो बचा पाने में कामयाब रह पाएंगी। तो एक ये मुद्दा। नेट सेटलमेंट, यानी अगर कोई फ्यूचर का सौदा करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सौदा करता है और कोई इक्विटी में कैश सेगमेंट का सौदा करता है, तो दोनों सौदों का अब मिलान हो सकेगा। यानी एक जगह अगर कोई देनदारी बनती थी और एक जगह कोई लेनदारी बनती थी, तो इन दोनों का मिलान करके जो नेटिंग की जाएगी और जो
इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद का अमाउंट होगा वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सहूलियत की बात होगी, क्योंकि अभी एक जगह से पैसे लेने फिर दूसरी जगह देने के इंतज़ाम करने होते थे, और ये जो है अब ये राह बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो इनसाइडर ट्रेडिंग का नियम है इसको भी सेबी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और म्यूचुअल फंड में हाल के वर्षों में कई सारी ऐसी घटनाएं बढ़ी थी इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिसे देखते हुए सेबी को इसके लिए अलग से नियम लाना पड़ा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटाने के लिए या उनकी नियुक्ति के लिए राह जो है वो आसान की गई है, इसकी जानकारी भी जी बिजनेस ने काफ़ी पहले ही दे दी थी। इसके अलावा OFS के नियमों में राहत की बात भी जी बिजनेस ने बताई थी कि ये सेबी बोर्ड का एजेंडा है, और उसको भी आज मंजूरी मिल गई है। इसमें यह है कि अगर कोई नॉन प्रमोटर है जिसकी 10% से कम की होल्डिंग है तो वो भी अब OFS में हिस्सा ले पाएगा। सरकारी कंपनियां जहां पर सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनके लिए जो 60 दिन के औसत भाव का नियम था उसमें भी अब रियायत जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और फैसले जो लिए गए हैं उसमें ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म को अब स्टॉक ब्रोकर की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब अगर वो कोई यूनिट बेचेंगे तो उनको पैसा 3 दिन में आ जाएगा, और अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा तो वो भी 7 दिन के अंदर उनको मिल जाएगा। अभी इसमें ज़्यादा वक्त लगता था। तो कुल मिला के 5 नहीं, ये तो बहुत सारी खबरें हो गई हैं ब्रजेश जी, जिस पर मोहर लगी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्री DRHP फाइलिंग, नेट सेटलमेंट का मुद्दा, म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नीति, OFS के नियमों में शिथिलता। तो ये तो बहुत सारी खबर हो गई जिन पर मोहर लगी है, और इसीलिए जी बिजनेस अपने दर्शकों को रखता है सबसे आगे, और डिटेलिंग भी हमारे आने वाले बुलेटिन्स में आपको दिखेंगी इस मुद्दे से लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आम कंज्यूमर के लिए 1 अक्टूबर से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आपके वित्तीय लेन देन से लेकर खेल तक कई नियम बदलने वाले हैं। क्या क्या बदलाव कल से लागू होने वाले हैं, पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, वैसे तो 1 अक्टूबर से काफ़ी सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं, लेकिन टॉप 7 बदलाव जो होने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो टोकनाइजेशन जो है कार्ड्स का वो कल से अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो टोकनाइजेशन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। डीमैट अकाउंट में अब कल से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो साथ में OTP डालना पड़ेगा, अगर OTP डालते हैं तो साथ में आपको बायोमेट्रिक्स करना पड़ेगा। कोई ना कोई 2 स्टेप जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट के लिए। इसके अलावा GST पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके नियम जो है वो कल से बदलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। साथ ही साथ कई कारोबारों के लिए जो ई-इनवॉइस है वो अनिवार्य हो जाएगा। जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस है GST के अंतर्गत, उनका टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है, भले पहले कोई भी साल में रहा हो, तो अब इनको ई-इनवॉइसिंग जो है वो अनिवार्य होने वाली है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए खास है कि अगर आपको फ्री बिजली चाहिए तो अपना नाम दरअसल आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आपका नाम रजिस्टर नहीं है तो आपको जो 200 यूनिट की फ्री बिजली दिल्ली सरकार अब तक दे रही थी वो नहीं मिलेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप मुंबई में रहते हैं तो कल से ऑटो और टैक्सी दोनों के किराए बढ़ने वाले हैं। ऑटो में करीब 2 रुपये के आसपास, और टैक्सी का अगर आप देखेंगे तो 3 से 7 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। तो जाहिर सी बात है इसका असर आपके जेब पे पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो है उनके लिए तो अच्छी राहत की खबर है। लेकिन हाँ, कल से किराया जो है वो बढ़ जाएगा। और आखिरी में क्रिकेट को लेकर एक नियम है। दरअसल क्रिकेट के एक नियम में बदलाव हो रहा है, और वो ये है कि अगर अब कैच आउट हो जाता है कोई बैट्समैन, तो बैट्समैन का क्रॉसओवर जो है वो नहीं माना जाएगा। यानी कि अब जो नया बैट्समैन आएगा वो दरअसल स्ट्राइक लेगा, और क्रॉसओवर जो है उसको नहीं माना जाएगा। तो ये नया रूल जो है वो क्रिकेट में आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी सभी की नजर होने वाली है। चलिए, और वरुण ने जैसे बताया कि 1 अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन की व्यवस्था भी लागू होने वाली है। इसी पर थोड़ा सा और बात करते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन न सिर्फ आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर करेगा, बल्कि ये आपके कार्ड डिटेल्स को भी सुरक्षित रखने का काम करेगा। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, कैसे आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बदल कर रखेगा, सेफ सुरक्षित कैसे होगा इससे आपका ट्रांजैक्शन, और कैसे आपकी जो शॉपिंग है, और कैसे इससे आपकी कार्ड डिटेल को सुरक्षा कवच मिलेगा। कार्ड टोकनाइजेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में।
1 अक्टूबर से आरबीआई का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम लागू हो जाएगा। ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड बढ़ने की शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने इस नियम को लाया है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि टोकनाइजेशन है क्या। टोकनाइजेशन दरअसल एक यूनिक कोड होगा। इससे लेन देन के समय आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स मर्चेंट के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर सेव नहीं होंगी। कार्ड डिटेल्स की जगह आपके कार्ड का एक यूनिक टोकन सेव होगा। ये टोकन हर पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए अलग होगा और इसे याद रखने का झंझट आपका नहीं। आरबीआई का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम से पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और कार्ड से ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगी। टोकनाइजेशन से ऑनलाइन फ्रॉड्स पर अंकुश लगने में भी मदद मिलेगी। टोकनाइजेशन की व्यवस्था आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप मैनुअली कार्ड की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टोकनाइजेशन का विकल्प चुनते हैं तो इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि कार्ड की डिटेल्स वेबसाइट पर सेव नहीं होंगी। टोकन से आपके कार्ड का डेटा मास्क रहेगा और ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा मिलेगी। टोकन वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क्स के जरिए जारी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आप टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। कार्ड को टोकनाइज करने की पूरी प्रक्रिया काफी आसान है। आप घर बैठे आसान स्टेप से कार्ड को टोकनाइज कर सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक मसलन आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या पेमेंट प्लेटफॉर्म या ऐप पर जब जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और भुगतान वाले पेज पर पहुंचते हैं, तो यहाँ या तो पहले से सेव्ड कार्ड की डिटेल्स को सिलेक्ट करें या फिर अपने कार्ड डिटेल्स को एंटर करें। इसके बाद सिक्योर योर कार्ड एज पर आरबीआई वाला विकल्प चुनें। कई जगहों पर यह विकल्प टोकनाइज योर कार्ड के रूप में भी होगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को एंटर करें और ट्रांजैक्शन पूरा करें। इस ट्रांजैक्शन के साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की एक्चुअल डिटेल्स सेव होने की बजाय उस वेबसाइट पर आपके कार्ड का टोकन सेव हो जाएगा। अब अगली बार अगर आप उसी वेबसाइट, ऐप या पेमेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वेबसाइट पर आपको आपके कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स नजर आएंगे और आप सिर्फ सीवीवी और ओटीपी नंबर डालकर भुगतान कर पाएंगे। इससे यूजर के तौर पर आपको मैनुअली पूरी डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी और आपके कार्ड की डिटेल्स भी सुरक्षित रहेंगी क्योंकि वो मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर सेव नहीं रहेंगी। इससे कार्ड डिटेल चोरी होने का खतरा ना के बराबर रह जाएगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। 1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के लिए सब्सक्राइब करने वाले निवेशकों के लिए नॉमिनेशन डिटेल भरना अनिवार्य होगा। जो निवेशक नॉमिनेशन डिटेल नहीं भरना चाहते उन्हें एक डिक्लेरेशन भरना होगा जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी कि एएमसी को निवेशक की जरूरतों के मुताबिक फिजिकल या ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा। फिजिकल विकल्प के तहत फॉर्म में निवेशक के सिग्नेचर होंगे, जबकि ऑनलाइन फॉर्म में निवेशक ई साइन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया है, यानी कि अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया है, विलय कर लिया है। ये इलाके हैं डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़्योपोरेजिया। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें आधिकारिक तौर पर अपनी सीमा में मिलाने की बात कही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए इलाकों को रूसी इलाके में शामिल करने के समझौते पर उन्होंने साइन किया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में चारों हिस्से हैं उनको रूस में मिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाकायदा यहाँ के नेताओं को भी तय कर लिया गया है, चुन लिया गया है। क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़पोरिजिया के हेड जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे और इसके बाद इन्हें रूस में शामिल करने का ऐलान किया जाएगा। विदेश मामलों के जानकार अचल मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अचल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कितना सिग्निफिकेंट है इन 4 इलाकों को रूस ने अपने सीमा में मिला लिया है, अब क्या बदलाव होगा इससे? देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है
ये इनफैक्ट जैसे बोलते हैं ना, हम इतिहास दोहराता है। तो 2014 में इन्होंने क्रीमियन पेनिनसुला जो है यूक्रेन का, उसको इसी तरह से, इसी प्रोसेस के थ्रू रेफरेंडम करा के और फिर उसके बाद जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया था रशिया के बीच में। अब अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो ये ज़पोरिजिया और डोनेट्स्क, लुहांस्क और जो चौथा रीजन है इनका खेरसॉन, ये सभी ईस्टर्न जो फ्लैंक है यूक्रेन का, और जिसमें करीब 15% टेरिटरी बन जाती है, वो पूरा अब रशिया के कब्जे में आ गया है। तो इसमें एक न्यूक्लियर प्लांट भी है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फिजिकली भी काफी लैंड भी अपने कब्जे में ले लिया है, और उसकी स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। अब ये इसके चलते हुए जो अभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है इनके बीच में, ये आगे बढ़ेगा या रुकेगा? क्योंकि जो रशिया के 2 ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स थे जी, कि यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप में रोड़े अटकाए जाएं, वो उन्होंने कर दिया। क्योंकि जो अब ट्रबल्ड एरिया है, तो नेटो इतनी आसानी से जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इतनी आसानी से यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनाएगा। ठीक है। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था कि ईस्टर्न पार्ट को अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन आगे का रास्ता काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी इनका पूरा जो है वहाँ पे फिजिकल कंट्रोल पूरा नहीं है अभी भी वहाँ। और यूक्रेन ने बार बार ये बात कही है कि वो अपने इन सभी इलाकों को लिबरेट कराएगा, क्रीमिया को भी लिबरेट कराएगा। और सबसे उससे भी बड़ी बात ये है कि अमेरिकन जो है वो नहीं चाहते कि युद्ध जल्दी से खत्म हो, उसे प्रोलॉन्ग करना चाहते, क्योंकि वो रशिया को कमजोर करना चाहते हैं। अब देखिए, उन्होंने $1.1 बिलियन की एक और पैकेज देने की बात करी है, और सैंक्शंस लगाएंगे। अब इस सबके चलते हुए जो है पूरे विश्व पे असर पड़ने वाला है, चाहे वो सप्लाई चेन की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो। अभी देख रहा था मैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि वो एक रीजन है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन पाइप्स है जो रशिया से जर्मनी को गैस सप्लाई करती है, उसमें कहीं 4 जगह पे लीकेज हो गए, और वो उसके चलते हुए काफी एनवायरनमेंट को भी खतरा है। बिल्कुल, सेबेटॉज है या एक्सीडेंट है, इसके बारे में सर। यानी कि आज पुतिन साहब ने ये जो फैसला किया है इन चारों इलाकों को खुद में विलय करने का, अब इससे युद्ध खत्म नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि एक नई अनसर्टिनिटी की तरफ अब दुनिया बढ़ चुकी है। अब इसके रिटेलिएशन में क्या यूक्रेन करेगा? पश्चिमी देश आप कह रहे हैं कि खुद नहीं चाहते कि अभी युद्ध रुके, क्योंकि वो रूस को कमजोर करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें आज जो पुतिन साहब का विलय का फैसला है उसके रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अचल सर, आपने वक्त निकाला, विश्लेषण दिया, थैंक यू। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फायदे नुकसान से उठकर सामाजिक हितों के बारे में सोचना चाहिए। यह कहना है व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ आशीष सोमैया का। मुंबई में इंपैक्ट असेसमेंट एंड रेटिंग स्टैंडर्ड्स नाम की किताब लॉन्च की गई। इस दौरान आशीष सोमैया ने कहा कि आने वाले दिनों में उद्योग जगत को पर्यावरण को लेकर भी गंभीर होना पड़ेगा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाते या मुनाफा कमाते समय जब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तब एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, जैसे समाज पे, और गवर्नेंस कि भाई शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, रेगुलेशन और कायदे कानून का पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट और गवर्नेंस के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें और हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।